चलिए बोर्ड तो एकदम खटाखट एकदम टन करके रखते हैं। नाइस बाइक है, आपका काम मस्त है, एकदम बोर्ड ऐसे ही चकाचक करके रखिएगा। चलिए बताइए आप लोग जी कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे? आप लोग मैसेज करिए जल्दी फटाफट एकदम, कहाँ तक बता दिए थे कल? चलिए जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, जुड़ के बताइए कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को। उपनिषद पढ़ा दिए थे पूरा, महाकाव्य भी पढ़ा दिए थे। चलिए महाकाव्य बता दिए थे कि महाकाव्यों की संख्या कितना है, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। महाकाव्य की संख्या कितना था? 2 था। महाकाव्य में कौन कौन आ जाता था? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत था, जिसमें बताया था कि महाभारत के कितना खंड था, मतलब कितना सुंदर कांड साथ था। अब महाभारत में 18 पर्व था, जिसमें सबसे फेमस पर्व कौन सा था? भीष्म पर्व था। भीष्म पर्व में ही कृष्ण भगवान क्या किए थे? गीता का उपदेश दिए थे। कौन सा पर्व में दिए थे कृष्ण भगवान उपदेश गीता का? भीष्म पर्व में दिए थे। और क्या बताए थे? उपनिषद बताए थे कि उपनिषदों की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 मान्यता प्राप्त उपनिषद है, यानी कि 45 कितना उपनिषद है? 13। लेकिन कुल उपनिषदों की संख्या पूछे तो कितना था? कुल उपनिषदों की संख्या कितना था? 108 था। मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या कितना था? 13 था। यहाँ ये सब बता दिए थे। उपनिषद में कठोर उपनिषद बनाए थे, मुंडक उपनिषद बता दिए थे। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए नो डाउट। इसके आगे आज पढ़ना है, इसके आगे आज कब पढ़ना है? किस चीज शुरू करना है? वैदिक काल शुरू करना है। चलिए आप लोग रेडी हैं वैदिक काल पढ़ने के लिए? वैदिक काल, चलिए इसको मिटाकर स्टार्ट कर देते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल कम से कम 2 क्लास लगेगा, कम से कम 2 क्लास, क्योंकि वैदिक काल थोड़ा लंजार है प्लस लंबा है थोड़ा सा। डिजिटल बोर्ड कब ले रहे हैं सर? डिजिटल बोर्ड जल्द ही आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस पर थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, वीडियो क्लियर नहीं आ पाता होगा। डिजिटल बोर्ड जल्द ही लेवा जाएगा। देखेंगे पहले वैदिक काल देखने से पहले देखेंगे टाइम फ्रेम, टाइम लाइन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टाइम लाइन की कब से कब तक वैदिक काल चला। देखिए आप लोग टाइम लाइन थोड़ा देख लीजिए। यहाँ मान लेते हैं 0 यानी कि ईसा मसीह के जन्म से ये क्या हो गया? पहले ही बाद में हो गया। सबसे पहला शुरुआत कहाँ से किए थे? पाषाण काल से। कि पाषाण काल से किए थे 10,000 BC में। पाषाण काल कितना में था? 10,000 BC में। ये क्या था? 10,000 BC पाषाण काल शुरू किए थे। पाषाण काल में कब शुरुआत इतिहास का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? पाषाण काल से माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 10,000 पहले। फिर क्या पढ़ा है आप लोग को? सिंधु सभ्यता पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कब से कब चला था? 2500 BC से 1750 BC तक। कब तक चला? 2500 BC से 1750 BC तक चला। इसके आगे बीच में थोड़ा गैप हो जाता है। उसके बाद पढ़ना है क्या? वैदिक काल। ये क्या पढ़ना है? वैदिक काल पढ़ना है। वैदिक काल, वैदिक काल कब से कब पढ़ना है? 1500 से 600 BC तक। कब से कब तक पढ़ना है? 1500 से 600 BC तक पढ़ना है। वैदिक काल में राजपूत वंशों के बारे में पढ़ना है। वैदिक काल के लोग कहाँ से आए हैं, इसमें आर्य सभ्यता, आर्यों के बारे में पढ़ना है।
तो आप लोग टाइम लाइन देख लिए कि इतिहास का शुरुआत कब से हुआ था। पाषाण काल से माना जाता है 10,000 BC से। उसके बाद आप लोग को सिंधु सभ्यता एकदम जस्ट खत्म किए 2500 से 1750 BC तक। आप पढ़ेंगे 1500 से 600 BC तक। इसके बाद पढ़ेंगे 600 से 0, जिसमें आप लोग को पढ़ाएंगे जानपद पढ़ाएंगे। 16 महान जनपदों के बारे में पढ़ाएंगे। कितना से कितना तक पढ़ाएंगे? 600 से 0 तक पढ़ाएंगे। इसमें क्या पढ़ना है? महाजनपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? महाजनपद के बारे में पढ़ना है। 600 से 0 यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले तक। इसके बाद आगे चलाएगा हम लोग का इतिहास में, जिसमें मुगल वंश ये वो वगैरह राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलिए इतना तक कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं। आप शुरुआत करते हैं वैदिक काल। थोड़ा ये बताने से ये हो गया कि लगातार क्लास चलते जा रहा है, यानी कि पहले पाषाण काल पढ़ा है, फिर सिंधु सभ्यता पढ़ा है। आप क्या पढ़ना है? वैदिक काल पढ़ना है। क्योंकि रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो इतिहास ऐसा चीज है कि ससुर समझ में ना आएगा, उठपुटांग जैसा लगेगा। रेगुलर पढ़िएगा ना तो मजा आएगा पढ़ने में। इतिहास रोचक चीज है, कैसा रोचनात्मक चीज है। इसमें रुचि अगर जाग गया तो मजा आता है पढ़ने में। देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल क्या देखेंगे? वैदिक काल देखेंगे। वैदिक काल का शुरुआत कब से कब माना जाता है? अभी आप लोग को बताया, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। वैदिक काल का शुरुआत कब से कब माना जाता है? 1500 BC से 600 BC तक। 1500 BC से 600 BC तक वैदिक काल का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? 1500 BC से 600 BC तक। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ग्रीक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है कौन? ऋग वैदिक काल। पहला कौन है? ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। पहला कौन सा हो जाएगा? ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसको डिफाइन करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए ऋग वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या हो जाता है? उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का शुरुआत 500 BC से कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का शुरुआत 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है। 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल को माना जाता है 1000 से 600 BC तक। कब तक माना जाता है? 1000 से 600 BC तक। यानी कि ऋग वैदिक काल कितना से कितना तक पढ़ना है? 1500 से 1000 BC तक, और ये उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। इतना तक कोई डाउट? इतना तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए कोई डाउट नहीं है। आप लोग का कमेंट नीचे आते रहता है, डिस्प्ले पर आते रहता है। चलिए देखिए, अब बताते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में बांटे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिसमें पढ़ना है पहला 1500 से 1000 BC तक ऋग वैदिक काल था, और 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल था। वैदिक काल का समाज का निर्माता कौन थे? आर्य थे। जो वैदिक काल था इसका समाज का निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य थे।
आर्य कहाँ से आया आप लोग को पता है कि आर्य समाज के लोग कहाँ से आए थे? जहाँ से बाबर आया था वहां से आर्य लोग आए थे। कहाँ से बाबर आया था? जहाँ से मध्य एशिया से आया था। बाबर कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। फरगाना का शासक था बाबर, वहीं से आर्य लोग भी आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? जहाँ से बाबर आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। तो वैदिक काल के लोग आर्य, वो वैदिक काल में आर्य आए जो हमारे समाज के थे, हमारे यहाँ के थे कि विदेशी थे? कहाँ के थे? विदेशी थे। इनका भाषा क्या था? संस्कृत भाषा था। इनका भाषा क्या था? संस्कृत भाषा बोलते थे। वैदिक काल के लोग आर्य जो थे वो क्या, कौन सा भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य जब भारत में आए तो ये 7 नदियों वाला शहर में राज्य में आकर बस गए। कौन सा नदियों में, कितने नदियों वाला शहर में आकर बस गए? 7 नदियों में आकर बस गए। भारत के 7 नदियों वाले राज्य में बस गए। यानी कि भारत में 7 नदियों वाला राज्य कौन कौन सा है? हरियाणा और पंजाब है। कौन कौन सा है? हरियाणा, पंजाब। यानी कि भारत में आ रहे हैं तो कहाँ पे आकर बसे? पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र में आकर बस गए। इनकी भाषा कैसा थे? संस्कृत था। कैसा भाषा था? संस्कृत था। जब आर्य भारत में आए और रहने लगे तो आर्य लोग क्या किए कि इनका भाषा संस्कृत था, तो ये अपने आप को क्या मानते थे? बड़ा मानते थे। क्योंकि संस्कृत उस समय इन लोग कहते थे कि संस्कृत जो भाषा है वो देव भाषा है। संस्कृत को क्या कहा जाता था? कि संस्कृत है जो देव भाषा है। संस्कृत को कौन भाषा मानते थे? आर्य लोग देव भाषा मानते थे। इसलिए आर्य संस्कृत बोलते थे और अपने आप को क्या मानते थे? बड़ा मानते थे, अपने आप को पूजनीय मानते थे। और जो पंजाब हरियाणा के यानी कि वहाँ के मूल निवासी थे उनको निम्न वर्ग के लोग, निम्न वर्ग का समझते थे। ये क्या है? निम्न वर्ग यानी कि नीचा जाति के लोग हैं। इनसे काम उम करवाता था आर्य। किस वजह से करवाता था? क्योंकि वो संस्कृत बोलता था, जिसके कारण से वहाँ के मूल निवासी के लोगों को ये लोग निम्न समझने लगा कि ये लोग क्या है? छोटा है। ये लोग छोटा है, जिसके कारण इसको मतलब नीचा दृष्टि से देखने लगा है। जिसे हरिजन टाइप पर होता है ना, मतलब छोटा जाति को देखने लगा। ये लोग उससे काम उम करवाने लगा। ये अपने आप को पंडित मानने लगा। कौन? और जो लोग थे अपने आप को पंडित मानने लगा। किस वजह से? लैंग्वेज, भाषा संस्कृत के वजह से अपने आप को उच्च श्रेणी के समझने लगे। भारत में ये धीरे धीरे क्या करते गए? अपना भाषा को प्रचलित करते गए। वैदिक काल के लोग जो आ रहे थे, जो धीरे धीरे अपने भाषा को प्रचलित करते गए, अपने भाषा को क्या करते गए? प्रचलित करते गए और भारत को आर्यीकरण करने लगे। क्या किया? आर्यीकरण करने लगे। तो उत्तर भारत में जो दक्षिण भारत था, यानी कि हमारा साउथ इंडिया था, उसका आर्यीकरण कौन किए थे? अगस्त्य ऋषि किए थे। यानी कि उत्तर भारत को आर्यीकरण कौन किए थे? अगस्त्य ऋषि। इसको मिटा देते हैं। उत्तर भारत को आर्यीकरण कौन किए थे? आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाला बात यह है कि आर्यों का भाषा संस्कृत था। कि संस्कृत जो था, जो देव भाषा था। और जब भारत में आए 7 नदियों वाला राज्य में, तो ये अपने आप को, यहाँ के रहने वाले लोगों को निम्न समझने लगे, यानी कि नीचा समझने लगे। क्योंकि ये लोग संस्कृत बोलते थे। यहाँ का लैंग्वेज क्या था? दूसरा लैंग्वेज था, जिसके कारण ये अपने आप को बड़ा समझने लगे। और धीरे धीरे भारत में रहने के बाद ये लोग संस्कृत भाषा को फैलाने लगे, यानी कि आर्यीकरण करने लगे। तो दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत को आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि दक्षिण भारत को आर्यीकरण किनके द्वारा किया गया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किनके द्वारा किया गया?
अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया दक्षिण भारत का आर्यीकरण? किनके द्वारा किया गया? अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। और उत्तर भारत का आर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत का आर्यीकरण किनके द्वारा किया गया? उत्तर भारत का आर्यीकरण किनके द्वारा किया गया? आप लोग बता सकते हैं, पढ़े हैं? उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित थे। कौन थे? राजा विदेह के पुरोहित थे, जो जिनका नाम था गौतम, क्या था? गौतम राहुगढ़ था। जिनका नाम क्या था? गौतम राहुगढ़ था। यानी कि उत्तर भारत का आर्यीकरण कौन किए थे? गौतम राहुगढ़ गौतम मतलब गौतम राहुगढ़ थे, तो उत्तर भारत को क्या किए? आर्यीकरण किए। जब ये पटना पहुंचने वाले थे, तो गंगा नदी में जब ये आ रहे थे, तो क्या हुआ? इनका जो हुमाद वाला जो मतलब क्या कहते हैं उसको, हुमाद जो पड़ता है, वो वाली जो हुमाद देने वाला जो रहता है उसको क्या तो काबू करते हैं, याद नहीं आ रहा। वो क्या हुआ? गंगा नदी में पलट गया किसी कारणवश। ये नाव था, बढ़िया से नहीं आ रहा था, जिसके वजह से पलट गया। इसी कारण गौतम राहुगढ़ जो ऋषि थे, वो पाटलिपुत्रा को क्या कहे? ये अछूतों के धरती है। क्या कहा है? पटना को अछूतों के धरती का है। तो इसमें पटना वालों को कौन गलती था जी? जब वो पटना में गंगा नदी को पार कर रहे थे, तो जो उनका हुमाद वगैरह था, पूजा का सामग्री था, वो गंगा नदी में किसी कारणवश गिर गया। तो क्या अपने आप मानने लगे कि ये अछूतों के धरती है, यानी कि अब सागुन हो गया। इसीलिए आप लोग देखते होंगे पटना का उतना गंगा नदी का जल फेमस नहीं है, यानी कि पूजा वूजा में उतना यूज नहीं होता। गंगा नदी सगरों पवित्र है, लेकिन अथर्ववेद में आप लोग हम पढ़ाए थे ना कि अथर्ववेद में गंगा नदी पाटलिपुत्रा को अछूतों की धरती कहा गया। किनके द्वारा कहा गया था? गौतम राहुगढ़ के द्वारा कहा गया था। इसका कारण क्या था? उस समय आप लोग को नहीं जानकारी था, इस समय बता रहे हैं उसकी क्या कारण था। उनका जो हुमाद था, जो पूजा के सामग्री था, उस समय किसी कारणवश गंगा नदी में गिर गया। अब गंगा नदी में गिर गया तो इसीलिए ये कह दें कि यह अछूतों के धरती है। अब पाटलिपुत्रा कहाँ से कहाँ तक आता है? इधर आ जाता है, कहाँ तक? मोकामा तक आ जाता है। यहाँ कहाँ तक आ जाता है? मोकामा तक। तो मोकामा तक पाटलिपुत्रा आता है, तो वह अछूतों का धरती माना जाता है। मोकामा तक गंगा नदी का जल यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अछूतों को धरती कहा जाता है। कि कौन सा वेद में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया। कौन सा वेद में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया कि पाटलिपुत्रा अछूतों के धरती है। कौन सा? पाटलिपुत्रा अछूतों के धरती है, अथर्ववेद में कहा गया है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक याद हो गया कि आर्यों का भाषा कैसा था? संस्कृत भाषा था। ये आपने अब संस्कृत किसका भाषा है? देवों का भाषा है। संस्कृत किसका भाषा है? देवों का भाषा है। इसलिए अपने आप को आर्य लोग थे जो बड़ा मानते थे, और वहाँ के मूल निवासी थे। क्या थे? मूल निवासी थे। उनको क्या समझने लगे लोग? निम्न समझने लगे। वहाँ के मूल निवासी थे, उनको निम्न समझने लगे कि ये लोग निम्न प्रजाति के लोग हैं। ये लोग मतलब नॉर्मल अपना भाषा बोलता है, संस्कृत ना बोलता है, इसलिए आर्य है जो इन लोग को निम्न समझने लगे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। और उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया, जो राजा विदेह के पंडित थे। राजा विदेह के ये क्या थे? गौतम राहुगढ़ पुरोहित थे। इन्होंने ही कहा कि पाटलिपुत्रा अछूतों की धरती है। क्यों कहा? क्योंकि इनका जो सामग्री था वो गंगा नदी में गिर गया था, जिसके चलते ये क्या मानने लगा? अब सागुन मानने लगे कि ओ माय गॉड, ये तो अब सागुन हो गया, जिसके वजह से पाटलिपुत्रा को यह अछूतों के धरती कहा दिए। इसलिए पाटलिपुत्रा के गंगा जल का यूज नहीं होता। गंगा जल सगरों पवित्र है, ऐसा बात नहीं है। गंगा नदी का जल है ना जो सगरों पवित्र है,
लेकिन ये लोग मतलब बोल दिए तो अथर्ववेद में वेद के रचयिता मतलब वेद में लिखा गया है तो खैर मानने वाली बात है। अब कारण जो भी हो, लेकिन अथर्ववेद में बोला गया कि पाटलिपुत्रा अछूतों के राज किया है। चलिए इतना तक कोई डाउट? तब देखते हैं वैदिक काल के लिए यहाँ किस चीज का पूजा होता था, क्या क्या का यहाँ का मतलब राजा था, उसका व्यवहार कैसा था, वो किस आधार पर कार्य करता था। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। वैदिक काल के सबसे प्रिय पशु था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु गाय था। वैदिक काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था। क्या था? गाय। अगर गाय किसी कारणवश चोरी उरी हो जाता था तो इस समय राजा को गाय के लिए युद्ध करना पड़ता था। यानी कि राजा का एक ही काम था कि अगर गाय वो चोरी हो गया तो आपको देख रेख करना पड़ता था। उस समय के राजा को वहाँ का प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधान। जैसे हम लोग के गाँव में मुखिया होता है, एक कई पंचायतों मिलाकर क्या होता है? मुखिया होता है। अभी भी प्रधान का नियम चालू है। जैसे देख लीजिएगा यूपी में बिहार के लोग हैं तो बिहार के लोगों में मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया जी होते हैं। लेकिन यूपी में देखेगा, उत्तर प्रदेश में देखेगा तो वहाँ के लोग अभी भी क्या करते हैं? प्रधान वहाँ के लोग चुनते हैं। क्या चुनते हैं? प्रधान, जो गांव के होते हैं। और मुखिया होते हैं जो कई पंचायतों को होते हैं। मुखिया एक पंचायत के नहीं होता है, कई पंचायतों को मिलाकर एक मुखिया होता है। लेकिन प्रधान क्या होता है? गांव का लोग होते थे। क्या? एक गांव का होता था। तो उस समय का सबसे प्रिय पशु क्या था? यानी कि वैदिक काल का प्रिय पशु क्या था? गाय था। वहाँ का राजा का क्या था? सबसे मुख्य कार्य था वहाँ के पशु को रक्षा करना। यह क्या था? उसका पशु के लिए युद्ध करना था। इस समय वैदिक काल का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? वैदिक काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक काल के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। यहाँ के लोग कृषि कर अपना जीवन को यापन करते थे। यानी कि कृषि और पशुपालन। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ देता है कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। अब वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था। यहाँ का राजा का सबसे विशिष्ट कार्य क्या था? कि गाय का अगर चोरी हो जाता तो उसको युद्ध करके कैसे भी कर क्या करना है? वहां से उसे युद्ध करके लाना है। क्योंकि गाय के लिए अगर गाय को किसी कारणवश कोई मार देता था तो उसके लिए भयंकर युद्ध हो जाता था। क्या हो जाता था? भयंकर युद्ध हो जाता था। क्योंकि गाय हमारी माता है। सही बात है। हम लोग भी गाय को अपना माँ के समान दर्जा दिए हुए हैं। माँ के समान पूरा दर्जा दिए हुए हैं। अभी भी हम लोग के लिए गाय क्या है? पूजनीय है कि नहीं? आप लोग अभी भी गाय हम लोग के लिए पूजनीय है। लक्ष्मी पूजा में हम लोग को यहाँ पूजा किया जाता है। किसका? गाय का। गाय और भैंस का दोनों का पूजा होता है। गाय हमारी माता है। हम लोग छोटा थे तो हम लोग जब लेख लिखते थे तो हम लोग लिखते थे कि गाय हमारी माता है। गाय का 4 पैर होता है, गाय का 2 सींग होता है, गाय का एक पूंछ होता है, गाय का ऐसे होता है वैसे होता है। मतलब पहले लेख हम लोग लिखते थे। आप लोग लिखे हैं कि नहीं? आप लोग भी लिखे होंगे। जरी को थे तो मतलब क्लास में लिखवाया जाता था कि गाय पर लेख लिख के आना, घोड़ा पर लेख लिख के आना। तो उसमें सबसे फेमस किया जाता था 4 पैर।
ऐसे भी लिखा जाता था। मतलब थोड़ा एडवांस लेवल में सोचता था तो लोग तो ऐसे भी सोचता था कि गाय एक चौपाया जानवर है, यानी कि गाय एक क्या है, चौपाया जानवर, यानी कि 4 पैरों वाला जानवर है। आप लोग भी लेख उख लिखे हैं। तो उस समय का सबसे फेमस, वैदिक काल का सबसे फेमस पशु क्या था, गाय था। वैदिक काल का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, वैदिक काल के लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आप लोग बोलते रहिएगा, अगर घर से पढ़ रहे हैं तो घर में चिल्लाते रहिएगा। कि अगर हम यहाँ से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो उधर से बोलना है कृषि। अब पूछे कि वैदिक काल का प्रिय पशु क्या था, तो क्या बोलना है, गाय। एकदम कस के बोलते रहिएगा, कस के बोलते रहिएगा तो याद होते रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वैदिक काल का सबसे मतलब आर्यों का भाषा क्या था? आर्यों का भाषा क्या था? संस्कृत। चलिए आगे क्वेश्चन बताते रहिएगा कि वैदिक काल का शुरुआत कब से कब माना जाता है? 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। और बताइए ये क्वेश्चन, वैदिक काल के लोगों को लोग आर्य जो लोग आए थे वहाँ का मूल निवासी को क्या समझते थे? उच्च वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के लोग समझते थे कि निम्न वर्ग के लोग समझते थे? क्या समझते थे? निम्न वर्ग के लोग को समझते थे, यानी कि नीचा समझते थे। चलिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु गाय, इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। और अनार के बीच में मतलब आर था, और अनार मतलब आर जो थे, और अनार मतलब क्या हो गया? जो आर थे और जो आर नहीं थे, इन लोग के बीच एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज का युद्ध हुआ था। आप लोग हम पढ़ाए थे 10 राज का युद्ध हुआ था। 10 राज के युद्ध, यानी कि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। और आर्य के बीच युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो आर्य समाज के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, उनके बीच जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उसके बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कि उस युद्ध को क्या कहा जाता था? 10 राज के युद्ध कहा जाता था। क्या कहा गया? 10 राज के युद्ध। इसका चर्चा ऋग वैदिक काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग वेद में मिलता है। आप लोग को पढ़ाए थे कि 10 राज के युद्ध का चर्चा ऋग वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग वेद में मिलता है 10 राज का युद्ध। 10 राज के युद्ध जब आर और अनार के बीच में हुआ तो ये लोग अपना अपना भाषा के लेकर युद्ध लड़े। अभी कुछ समय आप लोग देख रहे थे कि साउथ इंडियन वाला मतलब महाराष्ट्र में कुछ भाषा के लेकर विवाद हो गया था कि मराठी बोलने आना चाहिए था मराठी लोग को, कि क्या मराठी बोलना आना चाहिए था। ये लोग कह रहा था कि हमको हिंदी बोलना आना चाहिए था। तो भाषा क्या है? एक लैंग्वेज है। इसमें जो आप बोल रहा है, जो अगला बोल रहा है, उस समय रहते ये उसको लिए आराम हो गया। अब मराठी बोलिएगा, हिंदी बोलेगा तो हम नहीं समझेगा। अब मराठी बोलिएगा तो आप नहीं समझिएगा। तो भाषा एक दूसरे से बात करने के लिए मदद करता है। जैसे हम भी कर्नाटक गए थे एग्जाम देने, तो कर्नाटक गए थे तो वहाँ के मतलब जो कर्नाटका में जो मतलब शहर था, जैसे कर्नाटका में सबसे बेंगलुरु जो शहर था, वहाँ लोग मतलब हम लोग को भाषा भी बोलते थे। ऐसा नहीं था कि कन्नड़ भाषा, कर्नाटका का मुख्य लैंग्वेज क्या था? कन्नड़ था। तो ऐसा नहीं था कि सब लोग कन्नड़े बोलते थे, मतलब कन्नड़ भाषा ही बोलते थे। हम लोग को भाषा भी समझ जाते थे, मतलब इंग्लिश मिला के बोलिएगा ना तो आसानी से समझ जाते थे। तो भाषा किस चीज़ में? एक दूसरे से बोलने में मदद करता है, एक दूसरे से बात करने में मदद करता है। इसलिए 10 राज का युद्ध ऋग वेद में हुआ था। किसके चलते? भाषा के चलते हुआ था, आर्य और अनार्य के बीच में। तो जिसमें आर्य का विजय हुआ था। किसका विजय हुआ था? आर्य का विजय हुआ था। और जो लोग थे जो विजय हुए थे, इनका जो मेन
कबीला था, जो मेन इनकम आदमी था उसका नाम क्या था, भारत था, भारत कबीला। आर्य का मेन भारत कबीला था, जो भारत कबीला का विजय हुआ और अनार का मतलब हार हुआ था। तो आर्यों का विजय हुआ था 10 राज के युद्ध में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि 10 राज्य का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो किनके किनके बीच हुआ था, आर्य और अनार के बीच में हुआ था, जिसमें आर्य विजय हुए थे, जिसका नेतृत्व करता भारत थे, जिनका नेतृत्व करता कौन थे, भारत थे। और भारत कबीला ही विजय किया हुआ था 10 राज के युद्ध में। तो 10 राज के युद्ध में कौन विजय हुए थे, आर्य विजय हुए थे। इस समय आर्य और अनार के बीच में विजय हुआ था। ऋग वैदिक मतलब वैदिक काल का सबसे अच्छा जो मतलब चीज था वो क्या था जानता है, ऋग वैदिक काल का सबसे अच्छा चीज था कि यहाँ मतलब काम के आधार पर मतलब चूज होता था, कि किसी का वंश का निर्धारण काम के आधार पर होता था। जैसे देखिए कैसे होता था, वंश के आधार पर कैसे होता था ऋग वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल ही मान लीजिए, वैदिक काल में जब शुरुआत हुआ था वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल में, तो यहाँ के लोगों का मतलब जो पेशा के आधार पर इनका वंश का निर्धारण होता था। किसके आधार पर होता था, पेशा के आधार पर निर्धारण होता था। जैसे देख लीजिए, हम आप लोगों को डायग्राम से बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पेशा के आधार पर मतलब शुरू हुआ था, मतलब वंश का निर्धारण होता था। जैसे आप लोग शिक्षक हैं, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, यानी कि ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान उस समय कौन देता था, ब्राह्मण देता था, ब्राह्मण। यानी कि आप टीचर हैं, जैसे हम भी टीचर हैं, या बहुत सारे सर हैं, जो बहुत सारे लोग हैं क्या हैं, टीचर हैं। तो उस समय के वैदिक काल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या आ गए, ब्राह्मण में आ गए। कौन सा ये अथी में आ गए, ब्राह्मण में आ गए। लेकिन अभी तो अलग अलग सब कैटेगरी बांट गया है, अलग अलग जाति बांट गया है। लेकिन वैदिक काल के समय जो शिक्षक थे, यानी कि शिक्षा देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। एक था शूद्र कहा जाता था। शूद्र किन्हें कहा जाता था, जो कि नौकरी करते थे, यानी कि नौकरी करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शूद्र। यानी कि किन्हीं के यहाँ काम करता था, उसको क्या कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। अगर व्यापार आप कर रहे हैं तो वैश्य हो गए। क्या हो गए, व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो वैश्य, आप क्या हो गए, वैश्य हो गए। यानी कि शिक्षक हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, नौकरी कर रहे हैं तो शूद्र हो गए, अगर व्यापार कर रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए, वैश्य हो गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। कि क्या परिवर्तन हो गया, कि जैसे कि परिवर्तन हो गया कि वंश के, यानी कि काम के आधार पर वंश का निर्धारण होने लगा। जैसे जो लोहा वाला काम करते थे, जैसे लोहा वाला जो काम करते हैं वो क्या हो गए, लोहार उनको हो गया। तो उसके बाद जो लोहा वाला जो उनको यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसके वंश में जो संतान उत्पन्न हुआ, उसको लोहार वंश कहा गया, यानी कि लोहार कहा गया। जैसे आप लोग जो मिट्टी का बर्तन कुम्हार लोग बनाते थे, कुम्हार लोग जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो पहले अगर ये कुम्हार के बच्चा पहले अगर शिक्षक बन गया तो वो ब्राह्मण में गिनती आता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते थे, ये व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गया। ये व्यवस्था क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आप कुम्हार हैं, आप शिक्षक भी हैं, या कोई भी हैं, तो आप लोग को क्या होगा, आप कुम्हारे वंश के हैं। क्या है, कुम्हार वंश के हैं। जैसे लोहार है तो लोहारे वंश के हैं। कोई दाढ़ी बनाता था तो नावा पर वंश के हो गया, मतलब नाई हो गया, तो नाइये मतलब हो गए। कब ये शुरुआत हुआ, धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल प्रवेश करने लगा तो। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या था कि जो शिक्षक था उन्हें ब्राह्मण कहते थे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, शूद्र हो गए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, वैश्य हो गए। परंतु अब पहले जाति पर नहीं था, उसी समय बढ़िया जाति था। आज के डेट में तो खैर आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आपको जाति के मतलब इतना लेना नहीं चाहिए। जाति कोई मायने वाला चीज नहीं है। जाति रिश्तेदारी शादी ब्याह में देखा जाता है। ऐसे
वोट वगैरह देने में बिहार में इलेक्शन का तिथि मतलब घोषित कर दिया गया है। अक्टूबर में इलेक्शन है, इसलिए आप लोग सब है अपना जाति के अकॉर्डिंग वोट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जीजा को चुना जाता है जाति देखकर। वोट नेता चुनना है, काम के बदौलत चुनना है, उसका चरित्र के अकॉर्डिंग चुनना है कि वो किस प्रकार का आदमी है, चोर है मतलब लफंगा है, कैसा उसका चरित्र है, इस अकॉर्डिंग उसको वोट दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ना हमारा जाति के है तो हम वोट देंगे, 500 रुपया लेंगे वोट देंगे। जो 500 रुपया लेता है, जो आप लोग 500 रुपया लेके मुर्गा के टांग पर बिक जाते हैं, तो वही मुर्गा के टांगवा के पैसा ना वसूल करता है बाद में। अब रोड का है, अब रोड बनाने का या ठेका पूरा गाँव में अब बना दिया आधा अधूरा, तो कहे आधा अधूरा बनाए, जब 500 पहले लिए वो कहाँ से लिए, तो ये क्या करता है, ये पैसा बचाएगा ना जी, ये दिया है पहले तो ये लेगा आप ही लोग से। तो इसलिए जब भी आप वोट कीजिए तो अपना मर्जी के हिसाब से दीजिए। अगर कोई पैसा बांट रहा है तो पैसा ले लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, जो दे रहा है उसको ले लेना चाहिए, लेकिन वोट कीजिए उसी को जो आपको नज़र में अच्छा हो, जो काम करने लायक हो। अगर नहीं ऐसा करिएगा तो वो बाद में कहने से कोई फायदा नहीं है कि मुखिया हमारे काम नहीं करता है, तो प्रधान जी हमारे काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो सगरों घूसखोरी है, ब्लॉक में घूसखोरी है, तो जातीय आवासीय जाइए बनावे तो 200 रुपया दीजिए तो 2 घंटा में बना के दे देगा, 200 दीजिए तो 2 घंटा में बना के दे दीजिएगा। तो इसलिए किसका कारण रहता है, ये आप लोग को गलती की वजह से होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपना अपना एरिया में विधायक है जो चुनने का प्रक्रिया है, तो आप लोग पहले अपना निरीक्षण कर लीजिए कि कौन आदमी अच्छा है कौन आदमी खराब है, तब वोट कीजिए। और नहीं करिएगा तो ऐसे ही होगा, नाली बनाने का टेंडर आएगा पूरा पंचायत में, बनाएगा आधा दूर कोड़ के छोड़ देगा, इतना दूर का पैसा वो खा जाएगा, वो पैसा उसको खाना मजबूरी है, क्योंकि वोट के टाइम पर आपको दिया था 500 रुपया प्लस मुर्गा। क्या दिया था, 500 रुपया प्लस मुर्गा, तो 500 के 1000 इतना से लेगा, एक मुर्गा के बदले 4 मुर्गा के रेट लेगा, तो हो गया चौपट। तो इसलिए अभी आप लोग का अधिकार है, मत का अधिकार है सबसे बड़ा, अभी चुनने का टाइम भी आया है, इसलिए उचित प्रत्याशी को देखकर नहीं वोट करें। अब पैसा देता है तो लेते जाइए, तू देवा तो दा 500 देवा तो लावा, वो कहेगा हम 1000 देंगे, साहब से ले लेना, लेकिन वोट देना है अपना मर्जी से, देने में कोई कमी नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं ऋग वैदिक काल में। अभी और बच्चा है, वैदिक काल में आप लोग को पढ़ाना है, इसके समाज के बारे में पढ़ाएंगे, इसके अगल बगल निकलने वाला नदी के बारे में बताना है, ऋग वैदिक काल के ऋग वैदिक और सिंधु सभ्यता में अंतर, वैदिक काल और सिंधु सभ्यता में अंतर बताना है। तो ये सब आप लोग को कल हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम रहेगा कितना, 8 से 9 मॉर्निंग में। चलिए आज के लिए इतना ही।